ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के सभी ठिकानों से आईडी की रेड खत्म होने के बाद राज्यसभा सांसद ने अपनी बातें मीडिया में रखी हैं। धीरज साहू ने कहा कि 35 साल से सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूं, इस तरह की घटना पहली बार घटी है जिससे मैं आहत हूं। मेरा पूरा परिवार व्यवसायिक है और जो पैसा पकड़ाया है वो पैसा मेरे फार्म का है, जिसके एक एक पाई का हिसाब मैं और मेरा परिवार देगा। पूरे राज्य और समाज के विकास में हम लोग काफी दिनों से जुटे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 100 साल से अधिक समय से हम शराब के व्यवसाय में काम कर रहे हैं। मैं बिजनेस में बहुत कम समय देता हूं, राजनीति में सबसे अधिक समय देता हूं। बरामद पैसे के एक एक पाई का हिसाब आईटी विभाग को मेरा परिवार देगा, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कि मैं तकरीबन 30-35 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। उच्च राजनीति में तो 1977 ईस्वी से हूँ, लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में मैं 30-35 साल से हूँ। और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में, इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुँची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद न हो, लेकिन आज विवाद खड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई शिवप्रताप साहू 2 बार रांची के सांसद रहे और इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ विकास का काम किया। लोहरदगा हो, रांची हो, अन्य जगह में भी हम लोगों ने, उड़ीसा हो, जगह जगह हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। और हमारे पिताजी स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू, वो काफ़ी गरीबों को मदद करते थे, समाज सेवा करते थे, और हम लोगों ने कॉलेज स्कूल काफ़ी सारा खोला हम लोगों ने। लेकिन आज इस तरह से जो हो रहा है तो मुझे काफ़ी दुख पहुंची है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है, और उसकी सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि इन 100 सालों में हम लोगों ने सरकार को काफ़ी कुछ किया, काफ़ी रेवेन्यू दिया। आज इस तरह से हो रहा तो मुझे काफ़ी चोट पहुँची है, और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं अपने तरफ से इसका खुलासा कर दूँ, लोगों को जानकारी मिले। और मैं दिल्ली में ही था, आप लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई थी, आप लोगों के सामने आने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। और मैं राजनीति छोड़ करके मैं अपने बिजनेस में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देता था। बिजनेस मेरे परिवार वाले करते थे, और कभी कभार मैं पूछता था बिजनेस के बारे में। बाकी हमको अधिकतर समय मैं राजनीति में ही अपना समय दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि सांसद धीरज साहू 10 दिनों तक कहां थे, इसके पहले उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया। अब व्यापार का हवाला देकर पैसे रखे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि रखने के लिए बैंकिंग सिस्टम है। पैसे वैसे स्थानों पर रखे गए थे जहां कोई आता जाता नहीं था। संदेह तो सांसद की क्रियाकलापों पर उठ रहा है। बीजेपी सिर्फ इतना जानना चाहती है कि कैश के पीछे का मकसद क्या था और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। देखिए, धीरज साहू जी का बयान हमने भी देखा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर 10 दिनों के बाद वो बयान देने के लिए सामने क्यों आए। इतने दिनों तक वो कहाँ थे। छापेमारी उनके यहाँ 6 तारीख से शुरू हुई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल जाकर समाप्त हुई है। तो 10 दिनों की छापेमारी के दौरान एक शब्द भी न उनकी कंपनी की ओर से कहा गया, न धीरज साहू स्वयं सामने आए। तो निश्चित रूप से कहीं दबाव रहा होगा उन पर कि अब आपको जाना चाहिए, आप बयान देना चाहिए। तो आखिर दबाव डालने वाले कौन है, किन परिस्थितियों में उनको सामने आना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। 100 वर्षों के व्यापार का हवाला देकर आप अपने घर में इतनी बड़ी धनराशि जमा करके नहीं रख सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम में वो सारे चीज़ होने चाहिए थे जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि बोरों में बंद करके वैसे मकानों में रख दिए गए जो निर्जन स्थान पर थे, जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। तो संदेह तो
उनके क्रियाकलापों से ही उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ मांग ये कर रही है कि जो कुछ गतिविधियां वहाँ हो रही थी, आखिर उसके पीछे कौन था और मकसद क्या था। क्या लगता है इसमें कोई दूसरी एजेंसी की भी एंट्री संभव है? देखिए, तो अब सरकार को तय करना है कि आईटी ने जो उनके जिम्मे जो काम था कर दिया। अब बाकी की एजेंसियों की अगर आवश्यकता होगी उस पैसे का, अगर कोई स्रोत उनकी, जैसा कहा गया धीरज साहू की ओर से कि हम हिसाब देंगे, तो वो अगर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं डिस्क्रिपेंसी आती है सामने, अनियमितता की बात आती है, तो निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी तो दूसरे एजेंसियों को भी हस्तक्षेप करना होगा। वहीं झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री राजा पीटर करीब 6 साल बाद जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद उनका स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री के स्वागत के लिए उनके परिवार के लोग सहित सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री राजा पीटर को रमेश सिंह मुंडा की हत्या के मामले में देश की जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सनद रहे कि तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले की जांच अलग अलग एजेंसियों ने की थी। पहले इस हत्याकांड की जांच सीआईडी ने की, लेकिन मामला सुलझा नहीं। इसके बाद एनआईए को जांच की जिम्मेदारी 2017 में दी गई। तब इस मामले में राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को 7 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। नक्सली कुंदन पाहन ने भी 27 मई 2017 को आत्मसमर्पण किया था। इसी दौरान 9 अक्टूबर 2017 को राजा पीटर को भी गिरफ्तार किया गया और तब से वे जेल में ही बंद थे। अब उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। विधायक हत्याकांड में राजा पीटर मुख्य साजिशकर्ता माने गए थे। इससे पहले हाईकोर्ट से 2 बार और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई। उनका हमेशा सम्मान करते रहे हैं, निश्चित तौर पर आज मेरे लिए भी ये सुखद क्षण है, किसी का क्षण। पिछले दिनों जब आप जेल में थे तो वो भी आपके साथ ही जेल में थे, एक साथ आप लोग थे। क्या कुछ है दादा आगे चुनाव में नजर आएंगे? क्या कुछ आपसे कुछ शेयर किए? चुनावी बातें सर अलग होती है, परंतु हमारा ये व्यक्तिगत अपना जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा है और हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी और उधर राजधानी रांची के अपराध अनुसंधान विभाग के सभागार में विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें बताया गया कि फर्जी तरीके से संगठित गिरोह द्वारा बैंक लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। इस फर्जीवाड़ा का खुलासा करते हुए बताया गया कि अनुसंधान के क्रम में गठित टीम द्वारा छापेमारी के बाद रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र से सीसीएल कर्मी से साइन किया हुआ चेक के माध्यम से फर्जी तरीके से खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मामले का उद्भेदन कर 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की। पूछताछ करने के बाद संबंधित गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मोबाइल, लैपटॉप सहित बैंक से संबंधित कागजातों की बरामदगी की गई। अभी जो मिला है हम लोगों को जानकारी, उसमें ये 5 लोग तो स्पष्ट रूप से आए हैं, लेकिन मे बी जब ट्रांजैक्शन वगैरह हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि किन किन जगहों पर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, किनको किनको गया है और भी कौन इसमें लाभुक हैं। तो फिर मे बी और भी बहुत सारे नाम आने की संभावना है। ये ब्लैंक चेक जो इनका ये था सिस्टम कि ये लोग जिनसे लोन कराते थे उनसे अपने पास ब्लैंक चेक करवा लेते थे, ब्लैंक चेक साइन करा करके रखवा लेते थे। और फिर जैसे लोन हुआ, जैसे अभी एक हम लोगों को इंस्टेंस मिला है जिसमें एक व्यक्ति का उसने 7 लाख रुपया लोन कराया और उसमें से फिर 4,96,000 का जो उससे पहले से जो ब्लैंक चेक लेकर के रखा हुआ था उसमें 4,96,000 रुपया साइंड चेक में भर करके उसको निकाल लिया इमीडिएटली, लोन होने के 1 या 2 दिन के भीतर ही। तो यही इनका मोडस ऑपरेंडी था पैसा लेने का। फांस करके बैंक का लोन दिलाता है और उसके बाद फिर वो जो लोन है वो पूरा का पूरा अमाउंट वो खुद ही हड़प लेता है। तो मतलब लोन करा भी रहे हैं प्लस उनका पैसा वो ले रहे हैं। साथ ही साथ जब वो लोन इनको दिक्कत होती थी वापस करने में तो दोबारा उस लोन को सेटल करने के नाम पर उनसे दोबारा लोन दिलवाते थे। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है इसको लेकर के ये पतरातू क्षेत्र में ये 5 लोगों का हम लोगों को पता चला। जो जांच हुई उसमें कमल कुमार सिंह और जमीर मियाँ, इन 2 लोगों के बारे में जानकारी मिली कि ये लोग इस चीज़ में संलिप्त हैं और एक गैंग बना करके इस तरीके से कर रहे हैं। और फिर एक केस दर्ज किया गया सीआईडी में, कांड संख्या 3/2023 और उसमें जांच के दौरान, अनुसंधान के दौरान पता चला कि इनका अपना एक ऑफिस है जहां पर ये लोग बहुत सारे
लोगों से ब्लैंक चेक लेकर के रखते हैं, कंप्यूटर में सारे लोगों का ट्रांजैक्शंस वगैरह का हिसाब रखते हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक ऑफिस बना करके रखा है और वहाँ से लोन का ये काम करते हैं। तो फिर रेड किया गया, तो रेड करने पर उनके उस जगह से मोबाइल, लैपटॉप और फिर कंप्यूटर के और दूसरे उपकरण, कुछ कागजात, बैंक के लोन के कागजात, ब्लैंक चेक्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे बरामद हुई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि इस काम में वो लोग पूरी तरह से संलिप्त थे। जो आगे फर्दर अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि इन लोगों ने कम से कम 500 लोगों को ठगा है, और सारे लोग जो हैं उस क्षेत्र में CCL और CMPTI के एम्प्लॉइज़ हैं, और लोग लोन कराने के बाद इनके जाल में फंस जाते थे, और उसके बाद ये लगातार उसके बाद दूसरा लोन लेना, और फिर एक तरीके से दबंगई उनका था, जिसका उनके बाकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता था, क्योंकि पैसा उनको मिलता नहीं था लेकिन चुकाना उनको ही पड़ता था। और ये जो अभी कांड दर्ज हुआ है, इसका अनुसंधान CID में DSP सरिता मुर्मू कर रही हैं। उनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम किया गया है, और जो छानबीन हुई है इसमें और भी बहुत सारे लोगों के नाम आने की संभावना है। मे बी वो अनुसंधान के फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोगों को पता चलेगा। वहीं राजधानी रांची की नामकुम स्थित भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्था गढ़खंटंगा को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने दौरा किया और कृषक गोष्ठी से कृषि उत्पाद वितरण समारोह में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में रांची लोकसभा सांसद संजय सेठ की भी उपस्थिति रही। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्था में चल रहे कृषि और उससे जुड़े तकनीकी की जानकारी ली एवं परिसर में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि देश में कृषि आधारित आदर्श गांव विकसित करने की जरूरत है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और संस्था एक लक्ष्य तय करे ताकि कृषि उत्पाद के क्षेत्र में गाँव आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों का भी भरण पोषण कर सके। और अच्छा तब लगेगा जब जिन बातों का उल्लेख हमने किया है उन बातों को जनप्रतिनिधि जो स्थानीय स्तर पर है वो भी अपने तरीके से आगे बढ़े। और मैं जो आदर्श गांव के लिए भारत सरकार ने, क्योंकि एक मंत्रालय हमारा ट्राइबल अफेयर्स है, उसके माध्यम से हमने मॉडल विलेज के लिए राशि देना शुरू कर दिया। पैसा फर्स्ट लॉट स्टेट गवर्नमेंट को हमने दे दिया, सेकेंड लॉट भी अब आ रहा है। मैं चाहता हूं कि वैसे गांवों को टेकअप करके एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडल विलेज कैसे बना सकता है, इस शोध संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हम उसे ये कह सके कि यह गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है। और ये सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि दूसरे के उदर को भी भरने की ताकत इस गांव के अंदर है। ऐसे ताकत हम बनाएं और आगे बढ़ाएं। बहुत सारी उम्मीदें इस देश को, देश के नागरिकों से ही है, ऐसे संस्थाओं से ही है। हम मिलकर के बहुत सारी चीजों का मुकाबला समय समय पर किए हैं। आज दुनिया में रेजुलेशन दिया जा रहा है ग्लोबल हंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी जो नेचुरल लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, नेचुरल प्रोडक्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और प्रगति का जो मानक है उसको हम सही तरीके से पूरा कर सके, बच्चों को शिक्षित बनाए। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी स्कूल की बालिकाएं हैं, बच्चे हैं। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संकल्प व्यक्त किया है कि देश का किसान आत्मनिर्भर बने। इस सोच के साथ कृषि सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। देश के आत्मनिर्भर किसानों की बात, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका संकल्प कैसे देश में जो हमारे किसान हो वो आत्मनिर्भर बने, और उन्हीं के प्रयास से आज जब हम कृषि सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए, 6,000 रुपए साल, और लगातार प्रधानमंत्री जी इस प्रयास करते कैसे किसानों की उपज बढ़े, कैसे किसान को आत्मनिर्भर बनाए, जो मेल है, खेत का मेल है, उसका भी सदुपयोग हो। और अब खेत में क्रांति लाने के लिए किसानों के चेहरे पे और हंसी आए, तो ड्रोन के माध्यम से जब कृषि का उपयोग, जब ड्रोन के माध्यम से खाद का
जो खेतों के अंदर खाद का जो सिंचाई हो, अब ड्रोन दीदी के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में आने वाली है। हमने उज्ज्वला दीदी देखी, हमने अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधारीकरण देखा, और आज जब विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है, गांव-गांव, टोला-टोला जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कैसे खेत में हरियाली हो, खेत और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, उस मुताबिक काम कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए जिला के एसएसपी किशोर कौशल सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने स्वयं सड़क पर उतरे। इसी क्रम में उन्होंने कोर्ट परिसर की सुरक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सिटी एसपी पी मुकेश ननियाल, सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस क्रम में एसएसपी ने पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। कोर्ट में जाने वाले सभी गेटों और अंदर जाने वाले रास्ते के साथ साथ कोर्ट परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। वहीं साथ ही एसएसपी और तमाम पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से पुलिस और स्थानीय लोगों में समन्वय स्थापित करने के लिए भूइयाडीह के छाया नगर, पलंग मार्केट और इलाके में पड़ने वाले बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया। एसएसपी ये चाहते हैं कि आम लोगों और पुलिस के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित हो ताकि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। इस दौरान एसएसपी किशोर कौशल ने जहां कोर्ट की सुरक्षा की बारीकियों के साथ जांच की, तो वहीं दूसरी तरफ बस्ती इलाकों में आम लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे थे। बस्ती के लोगों को उन्होंने समझाया कि पुलिस और पब्लिक एक हो जाएं तो शहर से अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सकता है, आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लगाई जा सकती है। एक दिशा निर्देश भी माननीय उच्च न्यायालय का भी है और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे भी इसकी मॉनिटरिंग होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हम लोगों के स्तर से जो कमेटी बनी हुई है उनके द्वारा मंथली सिक्योरिटी ऑडिट कोर्ट का किया जाता है कि जो भी कोर्ट के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं या कोर्ट का जो पेरीमीटर वॉल है या जो फ्रिस्किंग का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तरीके से, सीसीटीवी का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तरीके से काम करता रहे, और उसमें अगर कहीं और उसको बेहतर बनाने के लिए फेरबदल करने की आवश्यकता है तो वो भी समयानुसार होता रहे। इसी निमित्त जो है पूरे कोर्ट परिसर का एक प्रकार से जायजा लिया गया है। सभी गेट्स पे लिया गया है, जो एक्सटर्नल गेट्स हैं वहां पर भी लिया गया है, जो इंटरनल गेट्स हैं वहां पर भी लिया गया है, और सभी पदाधिकारी और जो हमारे कर्मी हैं उनको इस बात की ब्रीफिंग की गई है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं उन सब की फ्रिस्किंग जरूर होनी चाहिए। जो भी वाहन यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं उन वाहनों को जरूर चेक किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ बाहर से कोई इनक्रॉस करके अंदर ना आ सके वो भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रिक्ट एंड जो सेशन कोर्ट जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जमशेदपुर जिले में भी जिस प्रकार से है, तो वहां पर किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो सके, कोई किसी प्रकार से आपत्तिजनक सामान लेके अंदर ना जा सके, इसके लिए जो है पुलिस लगातार प्रयासरत है। और वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में हुई कदमा निवासी जितेंद्र कुमार अग्रवाल के 4 लाख रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि कैश के साथ बाबा मस्जिद के राजू पांडे को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी के 3,50,000 रुपए नगद, बैग, मोबाइल और जैकेट बरामद किया गया है। एएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि जितेंद्र अग्रवाल द्वारा बागबेड़ा की गुदरी मार्केट में महेश पारिक ने कलेक्शन किया रुपए भरा बैग अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिया। बगल में खड़ा बर्मा माइंस का रहने वाला राजू पांडे ने रुपए से भरा बैग डिक्की में रखते देख लिया था। पैसे रखने के बाद जब जितेंद्र अग्रवाल पुनः कलेक्शन करने चला गया तो मौका देख राजू डिक्की से पैसा निकाल कर फरार हो गया। बागबेड़ा थाना में मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया जिसमें राजू पांडे को डिक्की से पैसा निकालते देखा गया। बागबेड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजू पांडे को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से चोरी किए गए 4 लाख रुपए में से 3,50,000 रुपए बरामद कर लिया गया है, जबकि उसमें से 50,000 रुपए वो खर्च कर चुका था। उसके पास से मोबाइल और जैकेट भी बरामद कर लिया गया है। 2023 को बागबेड़ा थाना में एक जितेंद्र कुमार अग्रवाल के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें भी उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 4 लाख रुपया उनके बैग में था, जो कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। तो एक्चुअली ये मोटरसाइकिल से थे और ये कलेक्शन का काम करते हैं व्यापारी के नाम पे, तो ये हर दुकान जाके कलेक्शन करके बैग में अपना पैसा रख रहे थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति इनको बैग में पैसा रखते हुए देख लिया,
तो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया तो सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति है जो लाल रंग का जैकेट पहना हुआ है और वो चुपचाप आया, मोटरसाइकिल से बैग उठाया और लेके चला गया। उस समय बैग अनअटेंडेड था। वो व्यक्ति जो था वो जिसका ये बैग था बेसिकली वो फ़ोन पे था, तो वो बैग पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसको मौका मिल गया, तो मौका देखते हुए बैग को उठाकर ले गया। तो इसी सीसीटीवी फुटेज में जो इसका चेहरा आया था और जो रंग पहचान था, इसके आधार पे हमने सभी थाना प्रभारी को सूचित किया था और जो भी हैं इनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। तो पता चला ये बर्मा माइंस का कैरेज कॉलोनी का रहने वाला है। इसका नाम है रवि पांडे, उम्र करीब 24 वर्ष है और पैसा रख रहा है। इसका मतलब इसमें पैसा होगा, तो वही अपनी लालच के कारण वो बैग को उठा के ले गया। और इसे हम लोग ने टोटल लगभग 4 लाख रुपए का गबन हुआ था। इसमें 3.5 लाख रुपए हम लोगों को मिल गया है रिकवरी के तौर पे, और उसके साथ एक मोबाइल फ़ोन मिला है और प्लस जिस बैग में उसने पैसा रखा था वो बैग भी प्राप्त हो गया है। बाकी 50,000 कम है लगभग। इसमें पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ वो नशा पान करने के लिए चला गया था, तो इसी क्रम में उतना पैसा वो खर्च कर दिया है। तो टोटल रिकवरी इसमें 3.5 लाख रुपया किया गया है। और इस शहर की सांस्कृतिक संस्था नवीन कला केंद्र द्वारा आगामी 22 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले शो का आयोजन किया जाएगा। ये शो सतगोड़ा के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित होगा। इस शो में बॉलीवुड के सलमान यूसुफ खान भाग लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए नवीन कला केंद्र की निर्देशिका मोनिका घोष ने संस्था के सदस्यों को बताया कि नवीन कला केंद्र 2 लाख इनामी वाली नृत्य, संगीत और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। पिछले 5 महीने से चली आ रही प्रतियोगिता में करीब 670 बच्चों ने भाग लिया। इसमें झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद के अलावे कोलकाता और राउरकेला के बच्चे भी शामिल हैं। इस डांस प्रतियोगिता में करीब 530 बच्चों ने भाग लिया, जबकि गाना में 75 और ड्राइंग में 135 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जीते हुए बच्चों के बीच मुख्य प्रतियोगिता आगामी 22 दिसंबर को शाम के 6 बजे सतगोड़ा टाउन हॉल में होगी, जिसमें सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इस दौरान जज की भूमिका में मुंबई के मशहूर कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ खान भी मौजूद रहेंगे। इसमें से हम लोग जमशेदपुर के जो नेटिव टैलेंट्स हैं जैसे छाऊ नाच, संथाली नाच, ये सब को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ड्राइंग में हम लोग एक नए फॉर्म का हम लोग क्राइटेरिया रखे हैं, जिसमें से सोराई पेंटिंग जो जमशेदपुर का, झारखंड का नेटिव आर्ट है, हम लोग उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हम लोग का फिनाले राउंड 22 दिसंबर को होगा बिरसा मुंडा टाउन हॉल में सतगोड़ा, जहाँ पे हम लोग के सेलिब्रिटी जज मिस्टर सलमान यूसुफ खान फ्रॉम मुंबई वो रहेंगे हम लोग के साथ, जो डांस के फाइनल राउंड को जज करेंगे। अब आगे की जो भी डिटेल्स है वो मैम आपके साथ शेयर करेगी। 175 है और जो हम लोग के फाइनलिस्ट होंगे उनको वहाँ पे सलमान यूसुफ खान जज करके वहाँ पे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें 2 लाख के कैश प्राइज है। डांस, ड्राइंग एंड सिंगिंग ऑल ओवर, उसको डिफरेंट वे में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। डांस में कौन कौन से कैटेगरी होंगे सोलो के अलावा? डांस में डुएट है, ग्रुप है एंड डांस का और एक हम लोग रखे हैं जो झारखंड का फोक डांस, फोक डांस भी रहेंगे। ओके, कहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बोकारो से किए हैं, कोलकाता से हैं, रांची एंड राउरकेला से पार्टिसिपेंट्स हैं। कुछ प्राइजेस भी है इसमें? जी, 2 लाख का कैश प्राइज है, उसको हम लोग डिफरेंट वे में डिवाइड करेंगे। अब पासेस की क्या, अगर जो जमशेदपुर के लोग हैं? पासेस आउटसाइडर्स के लिए है, जो भी इस इवेंट को देखना चाहते हैं। और कांड्रा स्थित अमलगम स्टील कंपनी के आयरन ओर एवं डस्ट की ढुलाई करने वाले हाइवा ने शुक्रवार देर रात 11,000 kVA के बिजली के तार को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बिजली के 3 खंभे और इंसुलेटर टूटकर बिजली के तार से अलग हो गए। गनीमत रही कि तार के आपस में सटते ही बिजली कट गई, अन्यथा जान माल की भारी क्षति हो सकती थी। वहीं वाहन का चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। तार और खंभों के टूटने से कई गांवों में बीते शाम से ही लाइन नहीं है, जिससे ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हुए। वहीं पावर सप्लाई बंद होने से जलापूर्ति योजना भी बाधित हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से अमलगम कंपनी फॉरेस्ट की जमीन भाड़े पर लेकर यहां डस्ट का स्टॉक कर रही है, जबकि वन कर्मी आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर कब तक ग्रामीण औद्योगिक घरानों की मार झेलते रहेंगे? आखिर क्यों नहीं बिजली विभाग एवं फॉरेस्ट इनके ऊपर FIR दर्ज करवाती है? हम लोग सब रघुनाथपुर वासी बिजली के तार से बड़ा परेशान है। कल रात
रात भर बिजली से वंचित रहे और 4 बजे 4:30 बजे करीब ये तार टूटी है और टूटने के बाद ये लोगों का कोई अता पता नहीं है बनवाने का। हम लोग बहुत परेशान है गांव वाले। ये इस बार तोड़ के तीसरा बार हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है उसका कोई समाधान नहीं है और फॉरेस्टर भी इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। कम से कम इतना तो हम लोग जानते हैं कि इसको अगर टूटा है तो इसको बनवा दिया जाए जल्दबाजी से, ताकि हम लोग का पानी बिजली से वंचित न रहे। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर द्वारा समस्या न सुनकर बैंक से जबरन बाहर निकालने के विरोध में सविता देवी ने भारतीय मजदूर संघ कोल्हान प्रमंडल के सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया। बैंक ऑफ इंडिया मुसाबनी ब्रांच में बैंक मैनेजर संजय कुमार द्वारा डांट फटकार कर बैंक गेट के बाहर निकालने के विरोध में सविता देवी ने बैंक के बाहर बैंक मैनेजर के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। महिला के समर्थन में भारतीय मजदूर संघ कोल्हान प्रमंडल के सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह भी उपस्थित थे। सविता देवी ने बताया कि कुछ दिन पहले वो बैंक आई थी। उस वक्त उसका 1000 रुपए का नोट वहां गिर गया था। बैंक कर्मी को उसने इसकी शिकायत की थी। बैंक कर्मी ने उसे बैंक मैनेजर से बात करने को कहा। शिकायत लेकर जब वो बैंक मैनेजर के पास गई तो बैंक मैनेजर फोन पर काफी समय व्यस्त थे। फोन से बात खत्म करना समाप्त हुआ तो मैं मैनेजर के चैम्बर में घुसी। बात से बैंक मैनेजर गुस्से में आ गया और चौकीदार को बुलाकर बैंक से बाहर निकलवा दिया। इसी आक्रोश में आकर महिला ने बैंक मैनेजर के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया और कार्रवाई करने की मांग की। वहीं बैंक मैनेजर ने अपने प्रतिक्रिया में कहा कि महिला का आरोप बेबुनियाद है। भारतीय मजदूर संघ के कोल्हान प्रमंडल सहायक मंत्री वीर बहादुर सिंह ने 1 हफ्ते का समय देकर कहा कि अगर महिला को न्याय नहीं मिलता है तो वे बैंक के समीप भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले धरना देंगे। कल हम आए, इनको आवाज़ दिए तो वो बोले पहले केबिन में गए तो केबिन में बोला कि उनका पास जाइए, आप उनका साइन लीजिए। तो उनका पास गए तो बोलते कि उनका पास ये साइन ले। इसी मतलब तीनों के चारों के पास इतना नंबर लोग बैठा, उन लोग पास हमको दौड़ाते रह गए। लास्ट वाला फिर बोले कि केबिन में सर मैनेजर सर के पास में जाइए। सर मैनेजर के पास में गए। हम 2:30 बजे से मैनेजर के पास में हम खड़े हैं केबिन के बाहर में। वो मोबाइल में ही हंस के पूरा बात किए जा रहे हैं। अब बात खत्म हुआ उनका 3:30 बजे ख़त्म हुआ। उनके जब केबिन में घुसे सर हम बोले कि इतना थोड़ा सा हमको आप जितना मोबाइल में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल के हमको ये बता दीजिए कि मेरा पैसा कहाँ गिरा है बोलकर। बस इतना ही बात करने लगे तो उतने बस पूरा शोर करने लगे, चिल्लाने लगे। तो उतने उल्टा सीधा बोलने लगा, आप घर नहीं चला पा रहे हैं तो आपका पैसा मेरा पैसा सबका घर चल रहा है, आप क्या बोलते बैंक से बाहर निकलिए। तो फिर उससे पूरे गार्ड के द्वारा पूरा बैंक से बाहर मेरा निकाल दिया। क्या चाहते हैं? हम ही चाहते हैं कि सर के सबक मिले कि कोई लेडीज से बोलने का तरीका सीखे, लिहाज सीखे, कोई लेडीज़ की इज्जत करना सीखे और इनको सबक सीखना चाहिए। नंबर की महिला है। कल अचानक शाम का 3:30 बजे मुझे कॉल करके बोलती है कि मुझे बैंक से मैनेजर एवं सिक्योरिटी गार्ड ने धुतकार के निकाला। मैं यहाँ के पता लगाया, मैं यहाँ का देखा तो गार्ड से मैंने कहा तो उन्होंने गार्ड का कहना है कि मैनेजर जो हैं उनका आदेश से हम इनको निकाले हैं। तो मैंने गार्ड से कहा कि एक लेडीज़ को निकालने का आपको गार्ड अगर एक लेडीज़ को निकालने के लिए आपको मन मान लिया और एक लेडीज़ को आप निकाल दिए, बोला हाँ मैनेजर हमको आदेश दिए। तो जब मैनेजर से मैं बात किया तो उनका कहना है कि लेडीज़ का जो शब्द है उग्र था, इसी कारण निकाल दिया। हम बोले सर उग्र था क्या बोली आप? उनका 2 दिन से वो लेडीज़ आ रही है एक समस्या को लेके, आप उसका निवारण उसी दिन कर देते तो लेडीज़ उग्र नहीं होती। नहीं बोलते मेरा पास आया नहीं बोला केस। हम बोला सर केस नहीं आया तो 1 घंटा से लेडीज़ खड़ी है आपका केबिन का बाहर और आपने संज्ञान नहीं लिया। बोलता नहीं वो हम किसी फ़ोन से बात कर रहे थे। हम बोला सर फ़ोन ज़रूरी था? बोलता हाँ इनसे ज़रूरी वो फ़ोन था। तो हमने कहा कि किन का फ़ोन था? तो उन्होंने कहा जोनल हेड से आया था फ़ोन, वो इसलिए हम उनसे बात कर रहे थे। तो हम बोला एक लेडीज़ को आप धुतकार के निकाल दिए पूरा भी बैंक से बाहर। तो बोलता है नहीं कोई मेरे ऊपर चढ़ेगा तो हम उसको ऐसे पटक देंगे। उनका ये और बोले थे आप गरीब हैं, गरीब लेडीज़ है और वो हम लोग कुछ नहीं कर सकती। उनका स्टेटमेंट ये था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ महिला सम्मान को लेके अलग अलग
प्रोग्राम चला रहे हैं, अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में महिलाओं का सशक्तिकरण का लेके स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इसी तरह का बैंक में एक महिला के साथ व्यवहार होगा तो कहां से महिला शक्तिकरण आएगी। और सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत शीशी गांव में कल्याण विभाग से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो ने शनिवार को निरीक्षण किया। भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्माण कार्य की स्थलीय जांच की। जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है। भवन में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही निम्न स्तर का सीमेंट व काला ईंटा से दीवारों की जोड़ाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कार्य की लागत करीब 13 करोड़ रुपए है। जांच के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो ने काम करा रहे मुंशी एवं कनीय अभियंता से योजना का स्टेटमेंट मांगा। कार्यस्थल पर योजना से संबंधित किसी प्रकार का बोर्ड नहीं रहने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए किसी भी परिस्थिति में प्राक्कलन से संबंधित बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। जांच के क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही वे दोबारा जांच के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि हम तकनीकी रूप से बहुत विशेषज्ञ नहीं है इसके, तो कनीय अभियंता सारा चीज़ कनीय अभियंता से दिखला के ही हम बतला सकते हैं, लेकिन हम जितना देख पाए और उसके अनुसार हम निर्देश दिया कि पहले तो बोर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कौन सी योजना में काम चल रहा है। साथ ही साथ हमने एस्टीमेट मंगवाया है और कनीय अभियंता भी आएंगे और एस्टीमेट के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं फिर एक बार हम देख लेंगे। साथ ही साथ जो मटेरियल्स यहाँ यूज़ हो रहा है इसके बारे में बोला गया है कि मटेरियल्स जो एस्टिमेटेड है, जो निर्धारित है सरकार से, वही लागू। वहीं उधर मुसाबनी स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में 2 दिवसीय विज्ञान एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। मुसाबनी स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में 2 दिवसीय विज्ञान एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पश्चिमी मुसाबनी पंचायत मुखिया बसंती सोरेन ने फीता काटकर किया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में सभी बच्चों ने अपने एक से बढ़कर एक बेहतर क्राफ्ट वर्क एवं एक से बढ़कर एक विज्ञान के मॉडल प्रस्तुत किए। इसे देखने स्कूल के छात्र छात्राएं एवं अभिभावक उपस्थित हुए। ये प्रदर्शनी 15 एवं 16 दिसंबर तक चली, जिसमें बच्चों ने अपना दिमागी कौशल का नमूना पेश किया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। और मेरा नाम है हितेश और मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने ये यूट्यूब से देखकर बनाया है। ये यहाँ पे जैसे हम लोग कोई कचरा जलाएंगे तो उससे ये सोलर पैनल्स में जाएगा। सोलर पैनल से वो इस सर्किट में आएगा, फिर वो सर्किट से बैटरी में चार्ज होगा, फिर चार्ज से 12 वोल्ट का पहले डीसी बल्ब जलेगा, डायरेक्ट करंट, उससे फिर कन्वर्ट होगा 220 वोल्ट में एसी अल्टरनेटिव करंट में, और उससे घर का कोई भी अप्लायंस चल सकता है। कोई इसमें उसको प्रैक्टिकली लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये लोग क्या चीज़ सीख रहे हैं और दुनिया जाने कि इसको हम लोग लाइफ में कैसे यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली कि वेस्ट पेपर ले करके उससे बिजली कैसे उत्पादन होता है, वो लोग दिखा रहे हैं। फिर न्यूक्लियर जो अभी बना था वो वाला मॉडल दिखाया है। केमिस्ट्री का जो एटम क्या पढ़ता है वो वाला मॉडल दिखाया है। तो तरह तरह का चीज़ जो साइंस में वो लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ रिप्रेजेंट किया है। इवन बायोलॉजी में भी सब चीज़। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।